हेलो एवरीवन, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया था, तो हम एक पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले थे। तो उसमें क्या हम नए नए स्टूडेंट से जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक्टिविटीज़ में, जस्ट लाइक स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम, बिजनेस एंड अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे जाकर हम उनसे सीखते हैं। तो चलिए, आज हमारे सामने है अंकित सलामे। वैसे ये इनका जो स्थान है, ये आते हैं बैतूल से, एक बैतूल जिले से है ये। अब वहाँ की एक स्पेसिफिक बात ये है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर लोगों को अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और वहाँ से आकर के अपनी इंजीनियरिंग लाइफ स्टार्ट करना एक बहुत ही टफ चैलेंजेस, एक बड़ी एक सिचुएशन होती है। तो उससे हम आज अंकित जी से सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उन्हें अपनी लाइफ में चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम करा, और वो अपने एक छोटे से गांव से आकर भोपाल के अंदर क्या क्या उन्होंने अभी तक नई नई लर्निंग्स ली है, क्या क्या चीज सीखी है, और क्या क्या उनके फ्यूचर प्लान है, सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट में। तो चलिए, मैं अंकित जी से आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अंकित जी, अपने बारे में हमारी ऑडियंस को एक बार बताइए आप। सो गाइस, मेरा नाम है अंकित सलामे, आई एम फ्रॉम बैतूल, और मैं भी बीटेक स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से मैं बीटेक कर रहा हूँ। सो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं और जानते भी है, तो इस पॉडकास्ट में यही सारी बातें होने वाली है। सो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखते हैं? यार, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चैलेंजिंग गेम होता है, और खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस फील्ड में जाते भी है, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड पे। अगर से आप बाकी फील्ड के कॉलेज बच्चों को देखेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि बीएससी बीए के स्टूडेंट होते हैं, वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में लोग इंटरेस्टेड होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंजिंग गेम है, एक कैलकुलेटेड रिस्क गेम है। बट मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड आपके लिए होता है। कॉलेज लाइफ है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी हो, सो बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ सीखने को मिलती है। टेक टॉक्स होते हैं, तो ऐसा तुम बहुत सारी चीजें कॉलेज से भी सीखते हो। तुम एकेडमिक्स उतना नहीं सीखते हो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट से तुम सीखते हो, तुम्हारे क्लासमेट्स जो होते हैं, और बहुत अलग अलग लोगों को तुम अपना दोस्त बनाते हो। सो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अपने इस बीटेक जर्नी से भी सीखने को मिलती है। साथ में अगर से हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंजिंग गेम है, और अगर से कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, खासकर अगर से वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, एकदम से उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, सो तो उसका एकदम न्यूली चालू है, उसने कॉलेज लाइफ जीना चालू की है, तो यार मेरा सजेशन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए। कई बार होता है कि हम सेटल होने की कोशिश बहुत जल्दी करते हैं। बिल्कुल सही बात बोला आपने। बहुत जल्दी सेटल होने की कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में आए, हम कोडिंग करेंगे, इंटर्नशिप कोडिंग करेंगे, और फिर जॉब के लिए जल्दी से जल्दी हम जॉब क्रैक करेंगे। बट क्या आप मतलब यही कहना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट हो, वो किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले वो हर चीज को एक्सप्लोर करने के बाद में अपना डिसीजन बनाए, ना कि पहले से ही जो उसको अच्छा लगा उसी में अप्लाई कर दिया। सो यार, ऐसा होता है कि हम 12वीं से निकल कर आते हैं, और 12वीं से निकल कर आते हैं हम गांव से। कोई तो अपने गांव में पूरी 12वीं कर चुका होता है, कोई अपने तहसील में कर चुका होता है, तो उतने ज्यादा बाहर निकलते नहीं। और ये कॉलेज का मौका होता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अपने स्टेट के बड़े सिटियों में जाते हो, या फिर तुम अदर स्टेट में जाते हो, तो यार बहुत अच्छा मौका होता है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
और साथ में हम बहुत सारा एक्सपोजर भी लेते हैं और नई नई चीजें इस टाइम पे सीखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट ईयर, हमारे 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर पे खर्च करें, अलग अलग चीजों के एक्सपीरियंस ले। जैसे आपको जो भी पसंद हो उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसे एक एक से इंटरनेट के माध्यम से सीखो। हो सके तो फिजिकल भी सीखो, फिजिकली। अब तो अंकित, हम आपसे सेकेंडली ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप इतने मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आप एज वहाँ से उठ करके एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग लाइफ को अब आप जी रहे हो, तो आपको वहाँ से आए आप, और जो आपने आपका आसपास का जो एजुकेशनल सिस्टम था और जो आप अभी कॉलेज का जो एजुकेशनल सिस्टम देख रहे हो, तो क्या क्या आपको कुछ सॉल्यूशन की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, जो कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए हैं, उसकी वजह से एज ए स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, डिस्क्राइब करेंगे आप? हाँ यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार इस पे लोग बात भी करते हैं, लेकिन इसका हल निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपनी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया इस चीज को करने के लिए, और एक नई शिक्षा नीति लाई। सो शिक्षा नीति में सुधार किया गया, बट बहुत सारी चीजें सुधारना बाकी है, अभी तो वो इम्प्लीमेंट होना चालू हुई है। साथ में अगर से हम गांव के एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा जाए, तो गांव का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक दौरे भी बहुत कम होते हैं। अगर से हम किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात करें जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, तो उसमें थोड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, सिलेबस की भी बात करेंगे हम। लेकिन गांव के स्कूलों में वो भी एक अनुशासन से नहीं पढ़ाया जाता है कि लगातार क्लासेस लग रही है नहीं लग रही है। और अधिकतर मैंने भी ये रियलाइज किया है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि जो टीचर्स है वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी ड्यूटी के प्रति, कि काम दिया है तो मुझे इस समय बच्चों को पढ़ाने जाना है, लेकिन वो कोई धूप सेक रहा है उस टाइम पर, कोई क्लास में नहीं जा रहा है, अपने काम में बिजी है, तो मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है। और गांव में होता है कि गांव के लोग उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो वो सर लोगों से भी उतने तरीके से बात नहीं कर पाते कि वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ाए। लेकिन वहां तक अगर शहरों की बात करें तो शहरों के स्कूल काफी ठीक है उसकी तुलना में, बट यार सिलेबस तो सब जगह के एक सेम ही होने वाला है। तो अगर से मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है वो अपडेटेड सिलेबस नहीं है, बहुत पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और साथ में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र से समथिंग 5th क्लास के समथिंग से ही उसे कंप्यूटर का नॉलेज देना चालू कर देना चाहिए। सही है। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर एजुकेशन को सुधार सकते हो। उसके साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मेरे को थर्ड चीज जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो सर की, जो मैडम सर है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो समर वेकेशन में, ताकि वो जब स्कूल लगे तो वो उसको अच्छे से अपना काम कर पाए। सो बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स भी एक फील्ड निकल कर आता है कि स्पोर्ट्स में जाए और अलग अलग फील्ड, सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित ना रहे, स्पोर्ट्स आए, सिंगिंग आए, डांसिंग आए, और लॉट्स ऑफ फील्ड खुले, जिससे कि बच्चे का जो टैलेंट है, एवरी स्टूडेंट अलग अलग टैलेंट होता है। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, तो वो टैलेंट निकल कर आए। बिल्कुल सही बात आपने, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा सिंगिंग में इंटरेस्ट है और उसे मैथ्स वाला टीचर अपनी क्लास लगाया जा रहा है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको वो उसको कवर नहीं कर पाता उस चीज को। लेकिन अगर उसको सिंगिंग की क्लासेस दी जाएगी, डांसिंग की दी जाएगी, जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है, एक्टिंग की दी जाएगी,
तो काफी इवॉल्व होगा उसके फ्यूचर में। सो यार ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है जो प्राइमरी एजुकेशन में होता है। फिर बच्चा 9-10 के एजुकेशन सिस्टम भी उतना सही तरीके से काम नहीं करता है। और फिर हम अगर से 10th के बाद देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो IIT में जाना चाहते हैं, जेई की तैयारी करने लग जाते हैं, जेई एडवांस की तैयारी करने लग जाते हैं, नीट की तैयारी होने लग जाती है। बट यहाँ पे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनके लिए जेई मेंस, जेई एडवांस को क्रैक कर पाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं हो पाते। सो डेफिनेटली ये होता है कि संसाधन नहीं हो पाते, और उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है गांव में। अवेयरनेस भी नहीं, अवेयरनेस मेन मुद्दा होता है। अब अगर से मिडिल क्लास फैमिलीज है, बहुत ज्यादा पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, तो उनके लिए कोचिंग का खर्चा उठा पाना, वो गांव का रहे शहर का रहे, एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। सो सरकार को इसमें भी काम करना चाहिए, या हमें सब मिलकर इसमें कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो वैसे तो अब काफी अफोर्डेबल हो चुका है, जैसे ही ऑनलाइन जैसे आया, कोविड की अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, तो उसमें ऑनलाइन आने की वजह से कई सारे बच्चों को ऑनलाइन का कुछ बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एजुकेशन काफी अफोर्डेबल हो चुकी है इस टाइम पर। इंटरनेट इज किंग दिस टाइम। सो अगर कोई बहुत छोटे गांव का बच्चा भी है और कोई मुंबई का बच्चा है, वो भी उसके बराबर आजकल नॉलेज गेन कर पा रहा है। बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से। वो भले रह रहा है छोटे गांव में, लेकिन वो स्क्रीन पे देखकर, इंटरनेट पे देखकर, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीजें सीख रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो गैप है, वो गैप कम हो रहा है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट इज किंग, और इंटरनेट ने तो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी है, और बहुत सारी चीजें सिखाई है। सो इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो गैप है वो खत्म हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है इंटरनेट, जो आप इस टाइम में बिल्कुल आपको इंटरनेट से मदद ले, इंटरनेट का पूरी तरीके से यूज करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो इंटरनेट का जो यूज है, वो अगर उसकी डायरेक्शन सही होना चाहिए, और बच्चे के क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज कर सकता है इंटरनेट की वजह से। अगर उसकी गलत दिशाओं में अगर इंटरनेट का यूज करेगा, तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है, बहुत ही डिसएडवांटेजेस को उसको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इसी में हम आपसे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एज अ टीचर, एक गुरु, एक मेंटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है हर एक व्यक्ति के लाइफ में। अरे यार, गुरु और मेंटर की तो बिना कुछ नहीं। क्योंकि अब जैसा कि मैंने जो पहले पॉइंट में आपसे बताया कि डायरेक्शन तो वही देंगे गुरु हमें। बेसिकली अगर हमें इंटरनेट भी मिल गया, लेकिन अगर हमें कोई सही बातें बताने वाला नहीं है, तो हम क्या ही कर लेंगे उस चीज का। सो यार, डायरेक्शन भी देखा जाए यार, तो हमारे फर्स्ट गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा स्कूल में एडमिशन होता है, फिर वहाँ हम सीखते हैं, तो वहाँ एकेडमिक सिखाते हैं, तो सबसे यार अगर इंटरनेट की बात जहाँ आती है, वो तुम्हारा आसपास के मॉल पर भी डिपेंड करता है कि तुम कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो। अब तुम्हारे आसपास के मॉल के अनुसार ही तुम अपनी इच्छा अनिच्छा को साबित करने की कोशिश करते हो कि आपको किस। तो मॉल, यार मैं बोलना चाहूंगा कि मॉल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब जैसे आप अगर देखोगे तो मॉल के वजह से गुजरात में इतने ज्यादा बिजनेस होते हैं, उस मॉल के वजह से ही बिहार में इतने ज्यादा यूपीपीएससी एस्पिरेंट तैयार होते हैं हर साल। तो ये यार कि आसपास का मॉल किस तरीके का है, वैसे आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बट ये होता है यार कि किसी पर्सन को ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस मॉल में रह रहा है वैसा बनना नहीं है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट उसका माइंड चलता है। तो इंटरनेट से आप वो मॉल बना सकते हो कि आपको अगर से सिंगिंग बनना है तो सिंगर के पॉडकास्ट आप देख सकते हो, सिंगरों के पॉडकास्ट देख सकते हो, सिंगिंग सुन सकते हो, उनकी कहानियां पढ़ सकते हो बुक के माध्यम से। तो यार ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास की चीजों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन आपके अंदर जो चीजें आपके अंदर जो चल रही है, आपकी भावनाएं मन में, और आपके हाथ में मोबाइल है तो आपको आप ही सर्च करोगे उसमें जो भी देखना है। सो कंटेंट सोच समझकर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट आपने कोई चीज 10 मिनट देखी, वो 10 मिनट में खत्म नहीं सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एज ए रिलेशनशिप्स एंड लव, आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या वो चीज़ एक्चुअल में जो होती है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उस टाइम पे बड़े एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं कि उनको पता नहीं होता उस टाइम पे क्या करना है, तो वो किस चीज़ को अपनी लाइफ में फील करें, क्या देखें, क्या सुने, ताकि उन चीज़ों को साथ में करें या ना करें? तो ऐसी क्या क्या चीज़ आप एडवाइस देना चाहोगे? यार ऐसा तो होता है कि बचपन का प्यार भूल मत जाना वाला काम होता है, हर किसी के साथ होता है। बट यार ये चीज़ें 10वीं से चालू होती है, और कहीं ना कहीं यार कि आपकी उम्र बहुत कम होती है, बिल्कुल सही। और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, बट आप कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हैं, इमोशनली बहुत जुड़ जाते हैं, आप काफ़ी जुड़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनली बंदा जुड़ जाता है यार। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बॉय है, लड़का है, वो अपने साइड से पूरी एकदम पिक्चर बना चुका है कि अब ऐसा होने वाला है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन अभी तक उस लड़की को पता भी नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यानी कि वन साइडेड लव। हाँ, वन साइडेड लव हो जाता है। बट अगर से ये उम्र बहुत कम होती है, और अगर से इस उम्र में अगर से बंदा फॉल इन लव हो जाता है, तो वो डेवलप नहीं हो पाता, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि आप यार आपके सीखने का टाइम है। आप 10वीं में हो, 11वीं 12वीं, 1-2 साल बाद आप फिर कॉलेज लाइफ में इंटर कर जाओगे, तो यार आपकी उम्र बहुत कम होती है और आप एज अ डेवलप नहीं हो पाते हो। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उतना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ले जाया जाए। अगर जो हो जाता है तो उसमें वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा एक्सट्रीम में ना ले जाया जाए कि आप अपने मेंटलिटी को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर को तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा एक्सट्रीम ना ले जाया जाए। फिर आप अगर से 11वीं 12वीं पास करके कॉलेज लाइफ में आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉल इन लव उनको कॉलेज लाइफ में ही होता है। हाँ, कुछ होते हैं जो स्कूल में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ से आकर यहाँ पे ट्राई करना चालू हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है कि अब ऐसा होता है यार कि स्टूडेंट में स्कूल में नहीं, वो आप कॉलेज में करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, और फिर वो कॉलेज में पिक्चर बना के आते हैं अपने माइंड में कि यार ऐसा ऐसा होना है। स्कूल में नहीं करके आया था तो कॉलेज में करना ही है। हाँ यार, क्या अब स्कूल में नहीं हो पाया, कॉलेज में तो करना है, कॉलेज में मजे मारना है, बिल्कुल सही। और बंदियाँ पटाना है और घुमाना है। सो ऐसे पिक्चर पूरा माइंड में हर बंदा बना के आता है, बंदी भी बना के आती है कि यार अच्छा बंदा चाहिए। अच्छा। हाँ, सो हर कोई अपने माइंड में एक पिक्चर कैप्चर करके आता है। सो यही कारण होता है यार कि मैंने जैसे फर्स्ट ईयर का कॉलेज में भी देखा स्टूडेंट में, क्लासमेट्स में, कि यार जो भी प्रपोजल लेके जा रहा है ना, वो एक्सेप्ट हो रहा है ज़्यादातर। अच्छा। ऐसा नहीं है यार कि मना कर दे रहे, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों ने पिक्चर बना के रखी है माइंड में। अच्छा, बिल्कुल सही। वो रिजेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, बाद में हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर बंदा आ जाए, कंपटीशन देने लग जाए, कंपटीशन देते हाँ, हैं। तो वहाँ पे वो छोड़कर फिर शिफ्ट हो जाते हैं। बट यार स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही होते हैं, ज़्यादातर लव लेटर एक्सेप्ट ही होते हैं। बट दिस टाइम इज अगर से मैं इसको करियर के वाइज देखा जाऊँ तो ये टाइम कहीं ना कहीं करियर बनाने का होता है। सो अगर से आप किसी को जान रहे हो, समझ रहे हो यार, तो एक्सट्रीम में मत जाओ। एक्सट्रीम लेवल में हाँ। कई सारे स्टूडेंट हाँ। होते हैं जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। दोस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर से आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो तो आप अपने एज अ करियर पर फोकस नहीं कर पाते हो, और ये टाइम करियर पर फोकस करने का है। और अगर से कोई बैलेंसिंग लाइफ चाहता है कि भैया यार कि यहाँ से कोई ऐसी बंदी मिल जाए जो लाइफ पार्टनर भी बने, और बनेंगी भी और बनती भी है, तो एज अ करियर आप बैलेंस लेकर चल रहे हैं और आपको बैलेंसेबल लाइफ चाहिए तो ठीक है, लव रिलेशंस भी ठीक है,
उसमें कोई दो राय नहीं। और आप अगर से कॉलेज लाइफ में है तो ये सारी चीज़ें होना एक बहुत आम बात हो जाती है। बट अगर से आप करियर वाइज देख रहे हो कुछ अलग करने का, सो ठीक है, लेकिन आप एक्सट्रीम में मत लेके जाओ। तो यही एडवाइस रहेंगे मेरी। तो अगर कोई बंदा है जो कि उस चीज़ को एक्सट्रीम में लेके चला गया है और अगर वो उससे आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहा है, वो नहीं आने का कारण ये है कि वो उसकी भावना से इतना जुड़ चुका है, वो जब देखो जब भी उसी का ख्याल उसके माइंड में घूम रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहा है, गाने भी सुन रहा है, तो उसी की पिक्चरें बन रही है दिमाग में, लेकिन वो आना चाहता है, वो अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पा रहा है उस लड़की की वजह से। तो अगर उसको उससे ओवरकम करना है तो उसके लिए क्या कर सकता है वो? सो यार, ये जब हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, माइंड में जो विचार आते हैं वो बहुत तेजी से आते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन भावनात्मक चीज़ें तेजी से बनती भी नहीं है और तेजी से जाती भी नहीं है, धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे जाती है। और भावनात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा। आप किसी से जुड़ जाते हो ना तो उसको भुला देना आसान नहीं रहता है। आप जुड़ जाते हो तो आप अपने कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो कैप्चर होते हैं, वो विचार बार बार थॉट आते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इमेजिन किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने उसके बारे में सोच के रखी है, प्लान बनाए, ये किए। सो यार, ये माइंड में कैप्चर होके रहता है और जो आपके इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। सो यार, इमोशन को ओवरकम करना भी उतना आसान काम नहीं है। अगर से आपको ओवरकम करना ही है इन इमोशंस को, सो यार सबसे इसका सीधा तरीका है कि आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना चालू कर दीजिए। जो भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अपना गोल, अपना पर्पस, इस चीज़ में काम करना चालू कर दीजिए, तो धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाएंगी। बेसिकली ये चीज़ रिड्यूस होना, मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझ पे काफ़ी वर्क कर रही है। तो वो यार धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे। आप अगर से खाली हो और उसी के बारे में सोच रहे हैं तो और चीज़ें वो पहाड़ बनने वाली, राई का पहाड़। सो ये चीज़ देखना है कि आप अगर से भावनात्मक चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, मैं भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। सो बहुत जल्दी किसी से भी कनेक्ट कर जाता हूँ। जब ये वाली बात आ जाती है ना यार, कि लड़की वाली बात आ जाती है, लाइफ पार्टनर वाली बात आ जाती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा भावनात्मक होता है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि अगर से मैं किसी से एक बार जुड़ गया तो मैं उससे बिछड़ने का बहुत ज़्यादा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा हर्ट होगा दिल को। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ। ऐसा है कि अब बिछड़ने का नहीं हो सकता है कि मुझे मैं करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से, और मैं उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, वो साहस जुटा नहीं पाऊंगा, और जुटा भी लिया तो वो मेरे को तकलीफ देगा, प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए मैं भावनात्मकता से काफ़ी दूर हूँ कि इमोशनली मैं किसी से अटैच ना हूँ। सो दूर, मुझे लगता है कि मेरे लिए दूर रहना सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि ये टूटना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो यार, अगर से आपको ओवरकम करना है और आप इसमें पढ़ चुके हो, पहले मेरा एडवाइस रहेगा कि ज़्यादा कॉलेज लाइफ में इतना इमोशनली पढ़ना कहीं ना कहीं आपके करियर वाइज थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर से आप कुछ अलग करना चाहते हो या कुछ ऐसी चीज जो कि करना एक लंबा गेम है, हार्ड गेम है, जैसे कि स्टार्टअप हुआ, बिजनेस हुआ, या कोई बंदे को अच्छा पैकेज लिख के जाना है, किसी को अच्छी एग्जाम क्रैक करनी है, गेट क्रैक करना है अच्छे लेवल पे, यूपीपीएससी क्रैक करना है, सो यार ये चीज़ रुकावट बन सकती है। बट ऐसा भी है यार, कॉलेज लाइफ इसको दो नज़रिए से देखना चाहिए। ऐसा कि आप इस टाइम पे ना किसी पर्सन को बहुत अच्छे से जान पाते हो, ये आपके 4 साल होते हैं। अब ये जो 4 साल में आप अगर से किसी के साथ समय बिता रहे हो, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आप बहुत अच्छे से जान लेते हो, और कहीं ना कहीं अगर उसको जान रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो आप उसको अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगे। बिल्कुल सही। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो दोनों तरफ से दोनों गेम चलते हैं। बैलेंस आउट करना, अगर से आप बैलेंस आउट करना सबसे सही रहता है।
और अगर से एज अ टू फुल फोकस आप करियर पे करना चाहते हो तो वो भी उतना गलत नहीं है, दोनों पाथ से आप जा सकते हो। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एज ए आप पर्सन, स्पेशली आप एक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो या एक एक्सट्रोवर्ट, और क्या कौन सा, जैसे कि आपने बोला कि एज ए अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो उसमें इंट्रोवर्ट काम करता है या एक्सट्रोवर्ट, और एक नॉर्मल पर्सन को अपनी लाइफ में इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए? सो ऐसा यार, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कभी इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट काफ़ी लंबे ज़्यादा टाइम तक मैं इंट्रोवर्ट रहता हूँ, कमरे पे रहता हूँ। और बट एक्सट्रोवर्ट भी किस टाइम पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किस कोई पर्सन मिल गया आपको कि सो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। सो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के अलग अलग बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कॉम्बिनेशन हो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है ना, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो। ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो आपकी जो माइंड की सोचने की शक्ति है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज अ कंपेयर टू इंट्रोवर्ट पर्सन। आपने वो सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन्स जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो कि स्टेटिस निकल के आए कि इंट्रोवर्ट पर्सन मोर सक्सेसफुल होते हैं एज अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन। क्योंकि यार इंट्रोवर्ट पर्सन सोचता है अपने प्लान के बारे में, समझता है और बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों से बात करता है, लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट खुश होता है, काफ़ी खुश होता है। आप किसी से भी बहुत जल्दी पहचान लगा लेता है, बहुत जल्द वो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, उसके साथ लोग उसको पसंद भी करते हैं। एज अ रिलेशनशिप अगर से उसके एज अ लव रिलेशन भी बहुत तेजी से बनते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट पर्सन दिखता है बाहर से कि एक्टिव है। एज ए एक्सट्रोवर्ट पर्सन अगर से थोड़ा फन पर्सन है तो और ज़्यादा इम्पेक्ट कहीं ना कहीं डालता है अपने आसपास के लोगों से और बहुत जल्दी लोगों से मिलता है और ये इम्पेक्ट क्रिएट करता है। सो दोनों में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी लगेगी लाइफ अच्छी रहेगी। तो अब मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक ये थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। तो वो कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी शो के अंदर $1 मिलियन का एक कैश प्राइस अगर जीत के लाते हैं, तो एज ए आप स्टूडेंट, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप उस पैसे को कहाँ पे लगाएंगे? क्योंकि वो आप जीत करके आए हैं कैश प्राइस। शॉप से नहीं, शो, रियलिटी शो, जस्ट लाइक KBC हुआ, शार्क टैंक से आपके इन्वेस्टमेंट है। चलो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे कई सारे शोज होते हैं, या ऐसी लॉटरी, आपको लॉटरी लगती है मान लो आपकी, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? $1 मिलियन। यार एज ए स्टूडेंट और अभी के टाइम में मैं अगर से उस $1 मिलियन को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहूँगा। सो फर्स्ट अपन यार, अगर से $1 मिलियन की मेरी $1 मिलियन मतलब अच्छी रकम, बिल्कुल समथिंग इंडियन रुपीस में अगर से उसको कैलकुलेट करें तो अच्छी खासी रकम है वो, अच्छी खासी रकम है। 8 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़। तो यार उसको अगर से मुझे यूज करना है तो सबसे पहले मैं उसके लिए अपने जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसको पूरा ऑर्गेनाइज करूँगा। जैसे अगर से मुझे एज अ स्टार्टअप चालू करना है, तो स्टार्टअप चालू करना है तो सबसे पहले
स्टार्टअप चालू करना है तो जैसे मैं सोच भी और वैसे अगर से मुझे स्टार्टअप चालू करना है तो उसमें मैं किस तरीके से उस पैसे को डाल सकता हूँ, तो मैं वो पैसे को अगर से मुनविल अगर से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो वो भी मैं बता सकता हूँ। उसको एजा मैं स्टार्टअप बनाने में डालूंगा, अगर से एक अप्रोक्सीमेटली बात कही जाए तो स्टार्टअप बनाने में ही डालूंगा पूरा का पूरा पैसा। अगर मैं ज़्यादा उसको इधर उधर एवेल्युएट नहीं करना चाहूँगा, आप हाँ स्टार्टअप बनाने में ही डालूंगा। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ स्टूडेंट, एज अ मिडिल, यू आर बिलोंग्स टू फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, देन आपने आपकी अभी तक की जर्नी से आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या अनुभव मिले? आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी, तो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप लर्निंग्स उन्हें दे सकते हो? हाँ यार, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। सो यार अगर से मैं लाइफ की जर्नी से, मेरी एज हो चुकी है 20 ईयर ओल्ड बॉय हूँ मैं। सेम टू यू। सो फर्स्ट अपन यार की थिंकिंग बड़ी रखो। मेरी हमेशा से थिंकिंग बड़ी थी, वैसे ये थिंकिंग बड़ी थी, लेकिन मैं कभी वो चीज़ें किया नहीं। जैसे मैं अगर से पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं अपने क्लास के टॉपरों से ज़्यादा नंबर ला लूँगा। गुड। लेकिन वो कभी आते नहीं थे, आधे नंबर आते थे। सो ऐसा बचपन से रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ा देखा, जब मैं क्रिकेट देखता था तो बड़ा क्रिकेटर बनूंगा मैं, बहुत बड़ा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही बिल गेट्स कहते थे कि मैं अपनी क्लास में कभी टॉपर नहीं बना, लेकिन आज मेरी क्लास के जितने भी टॉपर हैं वो मेरी कंपनी में ही काम करते हैं। सो मैं हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाना चाह कि ना, उसका सबसे बड़ा ओवरव्यू लेने की कोशिश करी कि अगर डॉक्टर बनना है तो जब मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मुझे लगा कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाए कि मरे इंसान को भी जिंदा कर दिया जाए। अच्छा, ग्रेट। ऐसा सोचता था। अगर से मुझे एज अ फाइटर पायलट बनना है, जब मैं फाइटर पायलट, तो ऐसे कैसे फाइटर पायलट बनूं कि मैं पूरे युद्ध में एकदम से छा जाऊं, अलग टाइप से उसको स्टंट कर पाऊँ, सो अलग तरीके से कर पाऊँ। तो मेरी हमेशा से मतलब थिंकिंग थोड़ी बिग रही है, ओवरव्यू बड़ा हुआ है, कभी हुआ नहीं वो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ है। हाँ, तो सोच तो एक बड़ी होना ही चाहिए। कहाँ उसमें पैसे लग रहे हैं कुछ भी चीज इन्वेस्ट करने में। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसा जब आप सोचते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। ये भी पार्ट है। सोचो, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में समय मत गवा। हाँ। क्योंकि आप जो सोच रहे हो उन्हीं में से आप कुछ करने वाले हो, तो ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, जल्दी से जल्दी डिसीजंस बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर से आप किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो, तो थोड़ा एकांत में समय बिताइए, पिकनिक पे जाइए या ऐसी जगह समय बिताइए, अपना 1 सप्ताह, 1 दिन, 2 दिन, जो भी आप बिता सकते हो, और उस चीज़ को सोचो। और उस टाइम पीरियड, जैसे आपने 1 सप्ताह का अपने आपको टाइम पीरियड दिया कि मुझे 2-3 चीज़ें आपने चूज कर ली, उनमें से कोई एक चीज़ करनी है, तो आप 1 सप्ताह का अपना टाइम लो और घूमने जाओ और अंडरस्टैंड करो, और एक चीज़ ज़रूर उसमें से पकड़ लो। ज़्यादा ओवर थिंक भी करना सही नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, क्योंकि ये मेरी लाइफ में रहा है और मैंने बहुत सारा समय उस पर गुजारा है। क्योंकि होता क्या है कि सोच तो बड़ी है, बहुत बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन आप छोटा सा भी कुछ काम नहीं कर रहे हो। वो तो वही बात हुई कि मेरा प्लान पूरा रेडी था, लेकिन मैंने एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं किया। तो जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, मेरा प्लान इतना परफेक्ट था 100%। अगर प्लान पे अगर मैं कंसिस्टेंटली अगर वर्क करता तो मैं उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर करता, 100% स्कोर करता। लेकिन जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने प्लान नहीं बनाया, वो बस कंसिस्टेंसी उस रूल को जो पढ़ाई थी उसको फॉलो करते रहे, और मैंने तो प्लान बनाने के बावजूद मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूशन भी मैंने, आप सोचे जा रहे हो बड़ा, सोच रहे हो बहुत बहुत बड़ा, लेकिन छोटा भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से लाइफ चली यार कि तो मैं रहूँगा कि बड़ा सोचो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। ओवर थिंकिंग और
ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करो, ट्रेवलिंग करने की कोशिश करो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या है। उसके बाद ही कुछ डिसीजंस, जैसे अपनी लाइफ के डिसीजंस एकदम से अपनी 20s पे मत लो कि मुझे यही करना है यही करना है। एक्सपीरियंस करो, उसके बाद सारी चीज़ें जब तुम समझ लोगे उसको करके एक्सपीरियंस करो, और जब तुम बहुत सारी चीज़ें समझ लोगे ना तो तुम्हारा ओवरव्यू और तुम्हारा जो डिसीजन रहेगा वो काफ़ी अच्छा डिसीजन तुम ले पाओगे, क्योंकि अब तूने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया। तो 20s का टिकट तुम्हें एक्सपीरियंस के लिए गुजारना चाहिए, एक्सपोजर के लिए गुजारना चाहिए। हाँ, इसी में रितेश अग्रवाल है, वो बहुत बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। उसमें बोलते हैं कि जो रियल एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ में उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। यानी कि जिसने किसी चीज़ को रियलिटी में एक्सपीरियंस करा है, मैंने आपके एक्सपीरियंस से सीखना बहुत अच्छी बात है। चाणक्य ने कहा था कि दूसरे के अनुभवों से सीखो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप इतना अनुभव कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी लाइफ में जो रियल में हमारे साथ हुआ होता है वो हमारी ज़िंदगी हमारे माइंड से कोई मिटा नहीं पाता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपने बिल्कुल सही बोला है। रियल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें दूर के ढोल सुहाने दिखते हैं, बिल्कुल सही। हम जब रियल एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो तब समझ में आता है कि क्या उसकी हकीकत है, क्या उसकी एक्चुअली रियलिटी है। और मैं अगर से सजेशन देना चाहूँगा तो सबसे पहले यार कि तुम्हें क्लियरिटी रखो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर रखो। और ये एक्सपीरियंस के साथ आएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। और उसको ऑर्गेनाइज करो, जो भी माइंड में है ना, करने से पहले ऑर्गेनाइज करो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करो अपने माइंड से, उससे किसी कॉपी में ऑर्गेनाइज करो और फिर एग्जीक्यूट करना चालू करो, धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना चालू करो। यानी कि अगर मैं इसे शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बड़ा सोचो और अपनी माइंड में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो और प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी के लेवल पे नहीं है, फ्यूचर की बात अगर हम करें तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं, ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि अभी आप उनको सीख चुके हो कि ये फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि तो ऐसा कौन सा आइडिया है या कौन सा बिजनेस है कि कौन सा मार्केट है जो कि फ्यूचर में बूम करने वाला है और आपकी जो इंट्यूशन है उससे रिलेट करती है? सो यार, और ऐसे आपके यंगर ब्रदर, आपके छोटे लोगों को, आप ऑडियंस को बताओगे कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस पे काम करिए, जस्ट लाइक दैट। ऐसा है यार कि अभी तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, उसके ऊपर भी स्टार्टअप्स बनने हैं, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजीज आएंगे और बहुत सारी स्टार्टअप बन रहे हैं। जैसे AI पे ओपन AI बना लिया है, आर्ट सेलमैन ने। हाँ, बहुत बढ़िया स्टार्टअप बन रहा है। ब्लॉकचेन पे बनेंगे, IoT पे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। बट अगर से मैं रिलेटिवली अगर से जो बंदा भी इससे करना चाहता है और अभी बूम करने वाला है इंडस्ट्री, सो फर्स्ट मार्केट अगर से मैं बोलूँ यार कि जिसे कवर कर सकता है कोई बंदा, सो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच, जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उनके बीच एक स्किल गैप है यार। स्किल गैप? हाँ, बहुत बड़ा गैप है ये। स्किल गैप है और इसके ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप बन भी रहे। अच्छा, बट मुझे लगता है कि अभी सिर्फ 5% हुआ है, 95% अभी भी स्पेस बचा हुआ है। अभी बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, बहुत बड़ा, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस है ये कहीं ना कहीं घटने वाले हैं। स्किल को प्रोवाइड करने में इतने सक्षम नहीं है, वो स्किल में इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्किलों के एकदम से बहुत ज़्यादा लगातार अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि अभी मेरा जो एक फ्रेंड है वो भी रिसेंटली हुआ क्या कि कॉलेज में उन्हें वो कोचिंग जा रहा था, C++ लैंग्वेज की कोडिंग सीखने जा रहा था, लैंग्वेज सीखने जा रहा था। तो मैंने बोला, भाई तू कॉलेज जा रहा है तो तू कॉलेज में तुझे नहीं पढ़ाया क्या ये? मैंने पूछा उससे, तो उसने बोला क्या कि पढ़ाया तो है। तो मैंने कहा फिर क्यों कोचिंग क्यों जा रहा है? तो बोला क्या कि वो तो पढ़ा दिया, वो तो फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेम में था। अरे मैंने कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
हाँ। क्या पढ़ाया नहीं, सिलेबस कंप्लीट कराया बस। सो यार तो वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं करते कोर्स कॉलेज वाले, एज अ कि आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से इम्पोर्टेंट कराए और आपका कोर्स खत्म किया। सो यार आने वाला समय ऐसे होने वाला है कि जो कंपनियां हैं जैसे अभी क्राइडो बन चुकी है, बहुत सारे अनअकैडमी ने भी वो फीचर वो वाली इंडस्ट्री में कदम रख दिया है और इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि सर्टिफिकेशन से काम चल जाएगा कंपनियों में, उसी से प्लेसमेंट हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि उन्हीं इंस्टीट्यूशनों के पास क्राइडो हो गया, ये हो गया, उनके पास एक डिग्री देने की शक्ति आ जाएंगी, एक वो अथॉरिटी आ जाएंगे कि डिग्री दे सकते हो, या ये सर्टिफिकेट से आप कंफर्म होता है कि आप AI/ML इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और उसी के आधार पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी कि ऐसे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसमें डिग्री का कोई रोल नहीं रहने वाला। डिग्री का रोल रहेगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे, लेकिन वो कम हो रहा है, कम होता जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगा जब बहुत कम हो जाएगा कि डिग्री धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है उसकी। लेकिन अभी के लेवल में हम बोल सकते हैं कि डिग्री है, लेकिन एजा मैं देख रहा हूँ 10 साल के समथिंग में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका हूँ। सो अगर मैं पूछूं कि अभी तक का आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा? अभी ऐसे कई सारे मोमेंट्स आए होंगे ऑब्वियसली कि आपको लगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मेरी पूरी दुनिया में, मेरी लाइफ में बहुत खुश था, लेकिन ऐसा एक स्पेसिफिक मोमेंट जिस पे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे? ऐसा मोमेंट यार ऐसे कई सारे मोमेंट रहे हैं, तो अब स्पेसिफिक मोमेंट बता पाना फिर भी मैं बोलूँ तो यार एक स्पेसिफिक मोमेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बार मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था, बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था, खेलता भी था। तो उस टाइम में 8 बजे के समथिंग मेरे पापा आए मार्केट से, तो मेरे लिए एक बैट लेकर आए, 80 रुपये का बैट था वो। अच्छा। 80, एक प्लास्टिक की बॉल। तो वैसे तो मैं 9-10 बजे सो जाता था, 10 बजे 9 बजे 10 बजे सो जाता। तो बाहर एक लाइट लगी हुई थी, आंगन में एक लाइट लगी हुई थी जिसका उजाला था। तो मैं, वो लोग सो गए, फिर भी मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, बैट चलाए जा रहा हूँ, मेरे भाई के साथ खेले जा रहा हूँ। तो उस दिन मेरे को 12 बज गए और फिर मेरे पापा का नींद खुला और वो बोले कि क्या कर रहा है भाई, सो जा। अच्छा। और फिर मेरे को जबरदस्ती ले गए और फिर मैं सोया। तो मैं आपको बचपन में क्रिकेट का बहुत शौक था? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक था। तो फिर मैं 1 बजे तक सो नहीं पाया, और सो ही नहीं पाया। मैं व्याकुल था कि मैं जल्दी से सुबह हो जाए, जल्दी सुबह क्यों नहीं हो रही। और 12 बजे 10 बजे सोने वाला बंदा 1 बजे तक नहीं सोया। 12 बजे तक तो खेला मैंने, 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, और जैसे तैसे नींद आई तो मैं 6 बजे उठ गया। बहुत जल्दी उठ गया मैं, हालांकि मैं जल्दी उठता भी नहीं हूँ क्रिकेट खेलने, फिर ग्राउंड और बैट पकड़ के सुबह निकल गया मैं खेलने के लिए। तो वो मोमेंट था मेरे हिसाब से। ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे कौन से आपके इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, इंस्पिरेशनल रोल मॉडल जिन्होंने कि आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है? सो यार आई थिंक मुझे लगता है कि ये लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रीसियस है। लाइफ क्या है? लाइफ ओनली टाइम है। आपका टाइम ही आपका जिंदगी है, आपकी लाइफ है। सो यार इसको कहाँ डालना चाहिए और रियली इसको कहाँ डालना चाहिए कि इसकी वैल्यू हो, रियली वैल्यू हो और ऐसा रियली वैल्यू हो। सो यार इम्पैक्ट, मुझे लगता है कि इस लाइफ को इम्पैक्ट क्रिएट में डालना मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ। तो एजा मेरे रोल मॉडल अगर से मैं देखा जाए, मैं बचपन से बहुत ही इमोशनल बंदा रहा हूँ। जैसे क्या होता था कि थोड़ा गांव इलाके से हूँ, मैं गांव से हूँ। सो वहाँ पे रोजगार के साधन बहुत कम होते थे।
तो लोग एज अ काम करने के लिए, सोयाबीन काटने के लिए, गेहूँ काटने के लिए एज अ दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा दुखद वाला स्थिति है कि आप छोटे से 10,000 5,000 कमाने के लिए आपको 200 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। सो बहुत दुखद स्थिति। तो मैं बहुत इमोशनल बंदा रहा हूँ। सो और बहुत सारी वो नाजुक स्थितियाँ देखी है कि एजुकेशन किस तरीके का है। मैंने बहुत ज़्यादा कर्ज देखा है कि कर्ज क्या होता है। सबसे बुरी चीज कर्ज है इस दुनिया में। चाणक्य कहकर गए थे। मैंने आसपास बहुत ज़्यादा कर्ज देखा है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है और बहुत ज़्यादा इलिटरेसी देखी है। सो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो नीचे का तबका है जो कि एकदम मिडिल क्लास में है, वो किस तरीके से लाइफ जीते हैं। तो मैं वो परिस्थितियों को समझता हूँ। और अगर से रोल मॉडल की बात करी जाए सो मुझे लगता है कि बताइए हम काफ़ी एक्साइटेड है, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी एक्साइटेड है जानने के लिए। एज ए सदगुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। गुड। बिल गेट्स, मैं भी उन्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ। बिल गेट्स, ओबामा जैसे लोग जो है, ये लोगों ने वाकई दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सो मुझे लगता है कि, और अगर से मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेजरली ये 3 जो है वो मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखा हूँ, समझा हूँ और इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में। इम्पैक्ट पड़ा है। अगर से हम बात करें सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, तो उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है। उसके बाद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे भी लोग बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल सही। सो ये ऑल मॉडल है। मेजरली मैं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट अगर से देखा जाए तो बिल गेट्स, ओबामा, सदगुरु, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो एज अ यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप अपने से 5 साल छोटे बच्चों को एक क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर उसको फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हर जो स्टूडेंट होता है, हर व्यक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ किसी को चुल होती है कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, कि लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होगा कि भैया एक बार जिंदगी मिली है तो कुछ बड़ा करेंगे। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जो आप एज ए लर्निंग सीखे, कि एक ऐसी 3 टिप्स उन्हें दीजिए कि जिनको कि फॉलो करके उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर सके? सो यार 5 साल मतलब वो 15 साल की बात है, मैं 20 साल का, तो 15 साल हो गया, 15 ईयर के बंदे हो। सो यार मीन्स 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हो बंदे। सो यार 10वीं 11वीं में अगर से तुम पढ़ रहे हो, 10वीं 11वीं में नहीं पढ़ रहे अभी वो पढ़ रहे हैं 9th 8th में। हाँ 10th में। हम 5 साल लेट, हम बराबर 9th 8th इस टाइम में। सो यार अभी तो काफ़ी ठीक, मतलब बहुत सीखने वाली उम्र है, बहुत सीखने वाली उम्र है और सीखने वाली उम्र है। सो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करो यार, उतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता है क्या, स्टूडेंट अगर 9th 8th क्लास में है तो भी वो अपनी पूरा टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हैं। ऐसा कुछ, ऐसे मेरी लाइफ, मैं अदर फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करता था उस टाइम पे। मैं सोचता था कि ये बात की बातें हैं, मैं पूरा अपना फुल टाइम ऐसे स्टडी में देता था। तो क्या ये वाली जो मेंटालिटी है क्या सही है? नहीं, मुझे लगता है कि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे कोई बंदे होते हैं जो सिर्फ कॉलेज पर फोकस करते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये 4 साल को ऐसे करना चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, आप सिंगिंग सीख रहे हो, आप डांसिंग सीख रहे हो, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप रिलेशनशिप बना रहे हो। 17 चीज़ें इस टाइम में करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें। तो क्या अगर अपन अपने 5 साल छोटे वर्जन को अगर हम ये टिप्स दे रहे हैं, तो क्या अगर कोई सा स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो क्या उसे अपनी 8th क्लास, अपना 15 साल की या 15 साल की एज से क्या उसे स्टार्टअप के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए?
या एज ए एंटरप्रेन्योरशिप करियर को परस्यू करना चाहता है तो ऐसा सोचना नहीं सोचना यार, अगर से वो चाहता है तो वो वैसे भी सोचना चालू कर देगा, अगर से वो नहीं चाहता है तो नहीं करेगा। मेनली अगर से हाँ उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं यार। अभी उसने ऐसा नहीं है कि अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्टार्टअप करेगा वो या कोई उसको अंदर से लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो डेफिनेटली हाँ उससे करना चाहिए, जो भी वो कर सकता है। उसके छोटे छोटे बिजनेसेस वो कर सकता है, जो भी छोटे छोटे, बहुत कम उम्र हो, 8th 9th में 10th में आप हो तो आप जो भी आपसे बन पड़ता है आप ऑनलाइन सीखने की कोशिश करिए। बिल्कुल सर। और साथ में आप जो भी करना चाहते हैं उसका रोड मैप बनाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से रोड मैप बने, और जिनके जैसा बनना चाहते हो उनको देखो, उनसे सीखने की कोशिश करो। और जो भी आप करना चाहते हो जैसे नई नई चीज़ें के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर से इस ज़माने में आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है तो आपका टेक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक नॉलेज तुम कहीं ना कहीं तुम कर नहीं पाओगे। तो टेक का नॉलेज लेना चालू कर देना चाहिए। और जो भी लर्निंग्स आप इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हो या इंटर्नशिप के माध्यम से सीख सकते हो। सो 9th 10th में तो ज़्यादातर वो वर्चुअल गेम खेल सकता है ज़्यादातर, क्योंकि आप 9th 10th में इंटर्नशिप करना या फिर करना भी एक टफ काम होता है, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो। पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करना चाहिए अगर से वो स्टार्टअप करना चाहता है। तो जैसे कि अगर हम किसी भी पर्सन की अगर मेंटालिटी देखना चाहते हैं तो एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके ऐसे कौन कौन से चैनल है यूट्यूब पर कि वो उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है उसने जिसे, तो आपने किन्हें सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पर? अरे ऐसे कौन से 5 चैनल हैं जिनको कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है? ऐसे अगर से 5 चैनल देखा जाए तो यार अब कोर्स सदगुरु सब्सक्राइब, बिल्कुल। उसके बाद अगर देखा जाए तो विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। थर्ड देखा जाए तो वाई कॉम्बिनेटर है। वाई कॉम्बिनेटर, हाँ वाई कॉम्बिनेटर। अंकुर वारिको फाइनेंस नॉलेज। हाँ एंड इसमें सोचना नहीं है, आप किनको करते हो ऐसे कोई होंगे सोचने वाला नहीं है, जिनको कर रखा उनका नाम बताना सिर्फ। संदीप महेश्वरी। गुड। तो ये तो बात रही सब्सक्राइबर की। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक बंदे की जो लेवल ऑफ थिंकिंग जज की जा सकती है कि किनको वो फॉलो करता है, कि किस फील्ड में उसका जो एरा है वो बना हुआ है, वो बिल्कुल बेशक इससे जानी जा सकती है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि एज अ आगे आने वाले 5 साल, अभी चल रहा है 2022, तो लगभग 2027 तक 5 साल बाद ये वर्ल्ड में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यार? 5 साल आपको आप क्या अनुमान लगा पा रहे हो? 5 साल की जर्नी में यार बहुत सारे बदलाव तो आएंगे, जरूर बदलाव आएंगे। भारत की बात करें तो यहाँ का मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ेगा। यहाँ का बाजार बढ़ रहा है। सो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक अभी लहर आई हुई है। शार्क टैंक पिछले साल से आई, इस बार सीजन 2 चल रहा है। सीजन 2 आने वाला है। हाँ, सो 2 जनवरी को यहाँ पे तो बूमिंग करने वाले। अगर से हम वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो यार AI टेक्नोलॉजी अडेप्टेड बनने वाली है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है 5 सालों के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, बहुत सारे। आप देखोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो चुका हुआ, बहुत ज़्यादा। सरकारों का या किसी सरकार ने अपना संगठन करेंसी लॉन्च कर दिया होगा। संगठन उतना ज़्यादा आप पे
कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिसेंट्रलाइज आ जाएगा। फिर उसके बाद Decentralization। मेटावर्स आ जाएगा। मेटावर्स आ जाएगा। सो मेटावर्स आएगा तो लोग मेटावर्स आ जाएगा, एनएफटीज का टाइम आने वाला है। सो आने वाला समय जो होने वाला है यार, वो पूरा टेक फील्ड होने वाला है। बिल्कुल। और टेक फील्ड होने वाला है। अगर से मैं एज आ फूड की भी बात करें तो फूड में ऑर्गेनिक फूड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि और केमिकल बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल के। लोगों के पास पैसा तो रहेगा लेकिन उनको ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलेगा, तो वो डिमांड और सप्लाई का खेल है। वो कितना अच्छे फूड के लिए वो कितना ही पैसा देने के लिए तैयार है, देने के लिए। तो इसका मार्केट भी बढ़ने वाला है कि आप ऑर्गेनिक फूड का भी मार्केट भी बहुत बढ़ने वाला है। और बायोटेक आने वाले स्टार्टअप बायोटेक से बनने वाले हैं। बायोटेक, एग्रीटेक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनने वाले हैं। और अगर से देखा जाए तो एनर्जी से होने वाले हैं, कुछ एनर्जी भी बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि सारी तो एनर्जी से चलेंगे आपके, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये खत्म होकर सारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी से ही चलेंगे। हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि 5 साल की तो हमने बात की, लेकिन आगे आने वाले 50 सालों में हमारा भारत का और पूरी दुनिया का नक्शा क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? कैसी होगी हमारी दुनिया? हाँ मैं समझ रहा हूँ। अगर से आने वाले 50 साल देखा जाए तो जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से मैं इमेजिन करके उससे देख पा रहा हूँ कि एज ए टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ चुकी होंगी, बट ये भी है यार कि एज ए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी और एवरेज उम्र बहुत कम हो जाएंगी अगर से ऐसा ही चलता रहा। पोल्यूशन के कारण, खाने के कारण एवरेज उम्र बहुत कम होने वाली है। सो एवरेज उम्र कम होने वाली है, बट उसके लिए बायोटेक आ जाएगा। सो उससे वो मेंटेन हो जाएगा हालांकि। और मुझे लगता है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, आने वाले 50 साल तक ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा है। आने वाले 50 साल में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ तो जो पूरी वर्क फोर्स है, जो मेन वर्क है, लेबरर है, वो आई थिंक 50 साल में पूरी हट जाएंगी। हर एक काम मशीन से होना स्टार्ट हो जाएगा। चुका हर एक ई कॉमर्स चला जाएगा। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि हर बंदा, गांव में भी लोग ई कॉमर्स का यूज़ करने लगेंगे। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। और हम मंगल ग्रह पर पहुँच चुके होंगे और कई सारे दूसरे अदर प्लैनेट को भी खोज चुके होंगे। और जो स्पेस ट्रेवल का जो मिशन है, जो कई लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल होगा। लोग उस टाइम पर मैं सोच पा रहा हूँ कि जैसे आज फ्लाइट से एरोप्लेन से जैसे ट्रेवल करते हैं एक सिटी से, एक शहर से दूसरी कंट्री, वैसा अर्थ से मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, अलग अलग प्लैनेट से ऐसी एक्सेसिबिलिटी हो चुकी होगी उस टाइम पे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। और हर काम रोबोट करेगा। एग्रीकल्चर भी एग्रीकल्चर है, खेती है, वो भी पूरी रोबोटिक्स बेस्ड हो जाएगी। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो रोबोट्स हैं, ये भी एक ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होने वाले हैं, क्योंकि साइंस के कुछ प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। एडवांटेज तो डिसएडवांटेज। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानवता पर जो मशीनरी है, AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारी पड़ने वाली है अगर हमने उसका सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया। क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं कि जो आपने मूवी देखी होगी 2.0 या रोबोट, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी पर्सनली सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए पूरी मानव जाति को तहस करने को तुल जाए। तो ऐसा होता है यार कि अब जो AI आने वाली है वो एक सोचने की शक्ति है उसके पास। बिल्कुल, सोचने की शक्ति है, तो वो अगर से 2.0 वाला काम भी हो सकता है। 2.0 वाला हो सकता है। और वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं इंसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इंसान ने तो उसको बनाया है, लेकिन वो इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इंसानी संस्कृति को खत्म ना करना। ये बहुत बड़ा। ऐसे भी हमने पहले भी देखा है, जैसे डायनासोर पूरे संस्कृति खत्म कर दिया। डायनासोर पूरा खत्म हो चुके थे, उस टाइम डायनासोर का रास्ता। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी हॉलीवुड की, टर्मिनेटर,
जिसके कि जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरन, उनकी अभी रिसेंटली मूवी आई थी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। तो उन्होंने टर्मिनेटर में बहुत काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि कैसे वो टर्मिनेटर जो कंप्यूटर वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो पूरी सिविलाइजेशन को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। वो बस कुछ नहीं होता, एक बेसिक सा प्रोग्राम होता है, वो पूरी सिटी को तहस नहस कर देते हैं। हाँ यार, तो ये आने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही बहुत ही शानदार भी होने वाली है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी उत्पन्न करेंगे। सो दोनों ही चीज़ें तो वो देखने का टॉपिक है, उसके ऊपर फोकस डीपली बात करने का टॉपिक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी 3 बुक्स हैं जो कि आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करोगे कि उनको अपनी लाइफ में काफ़ी लर्निंग्स मिले उनसे, सेल्फ ग्रोथ हो। तो आप रिकमेंड करिए ऑडियंस को। रिकमेंड मैंने ज़्यादा बुक्स यहाँ तक की ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पर जितनी मैंने पढ़ी है उसमें से अगर से मैं रिकमेंड वही कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ी है। एजा मैंने ज़्यादा बुक पढ़ी नहीं, सो अगर से मैंने जितनी बुक पढ़ी और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा तो वो उन्हीं को मैं शेयर करूँगा। सो यार जितनी आपने पढ़ी है उतनी बताइए। एजा दिस टाइम में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप बुक पढ़ते हो कि अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई एक्टर बनना चाहता है, खुद को सेल्फ ग्रोथ करना चाहता है। सेल्फ ग्रोथ के लिए यार आप इनर इंजीनियरिंग पढ़िए, इनर इंजीनियरिंग, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, रिच डैड पुअर डेड रिकमेंड करूँगा। और एज आप थोड़ा माइंड को भी जानने की कोशिश करिए, तो सबकॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड, वेरी गुड। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी 3 मूवी आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करोगे कि हर एक को देखनी चाहिए एज ए इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, की कुछ इंस्पिरेशन जगे दिल में। कौन सी ऐसी 3 मूवीज हैं? वो हॉलीवुड की हो सकती है, सीरीज हो सकती है, सीरीज नहीं, अभी मूवी की बात करते हैं ओनली। कौन सी मूवीज है? सो यार अगर से हम मोटिवेशन और अगर से कुछ मोटिवेशन की बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि खासकर इंडिया के लोगों को 3 इडियट्स देखनी चाहिए। 3 इडियट नया सारी मूवी नहीं की सारी मूवी है, वैसे तो बहुत सारी मूवी है लेकिन आप टॉप 3 बोल रहे हैं। टॉप 3 तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉरेस्ट गम या लाल सिंह चड्ढा देख सकते हो। दोनों एक जैसी बनी है। लाल सिंह चड्ढा भी बहुत 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 अच्छी है। तो लाल सिंह चड्ढा मुझे पता नहीं, ये समझ नहीं आया अभी तक कि जो उसका विरोध हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, क्यों की गई, अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन मेरी तो अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार मूवी लगी लाल सिंह चड्ढा। और थर्ड यार आप अगर इस मूवी की बात करो तो आपको शॉशैंक ऑफ रिडेम्पशन देखनी चाहिए। शॉशैंक ऑफ रिडेम्पशन बिल्कुल 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 फेवरेट। तो बहुत अच्छी मूवीज हैं। मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि आप इन मूवी में से एक भी मूवी देखने की कोशिश करें ज़रूर और पूरी देखें। और इस वीडियो में हमारे साथ उनका जो नॉलेज है वो शेयर करें, क्या क्या लर्निंग्स उन मूवी से आपको मिली। और मैं बस लास्ट में अंकित से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने आपसे नहीं पूछा, आपके माइंड में आया, वो आप उसका मुझे आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे नहीं पूछी लेकिन आप उस बात को हमें बताना चाहते हैं, तो खुद से उसका क्वेश्चन करिए और हमें उसका आंसर दीजिए। सो यार अगर से बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कोई सफल होना चाहता है, बिल्कुल, और कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, कोई अच्छी जॉब लेना चाहता है, लेकिन हर फील्ड में कोई ना कोई अपने आपको एक सफल इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है और भाग रहा है ऑल ओवर एक चीज़ के लिए, वो है हैप्पीनेस। सो मुझे लगता है कि आपका जो जर्नी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो भी आप काम करो तो उसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सो यार गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप गुरु ढूंढिए अपना, जो भी गुरु है। आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को चूज़ करिए जिससे आप रिलेट कर पाते हो। आप उससे अगर से रिलेट कर पा रहे हो तो आप उनकी बात को सुनोगे और समझोगे। सो ऐसे गुरु को देखो जो इसकी बात को आप रिलेट कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ यार कि
तो मेरा इसमें आपसे एक रैंडम क्वेश्चन ये है कि राइट गुरु को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे चूज किया जाए कि हाँ यही मेरे गुरु है, और क्या वो गुरु रियलिटी में सही है या नहीं? क्या क्या चीजें देख के किया जैसे जाए? यार इंटरनेट पे तो बहुत सारे लोग हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई ज्ञान दे रहा है, वही तो ज्ञान दे रहा है। बट ऐसा है कि आप गुरु पहचानने के लिए आपको कुछ समझ में आ जाना, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग लोगों से रिलेट करता है। कोई रिलेट कर लेता है गौर गोपाल दास जी से रिलेट करता है, गोपाल दास जी से, कोई सदगुरु से रिलेट करता है, बिल्कुल सही, कोई चिन्मयानंद गुरु जी से रिलेट करता है, कोई स्वामी मुकुंदानंद जी से रिलेट करता है, कोई आचार्य प्रसन्न जी से रिलेट करता है। लेकिन आप जिसको भी देखो उनकी बात में गहराई होनी चाहिए, गहराई, एक बोध होना चाहिए कि वो जो भी बात बोल रहे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के हित की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको अगर से उनका बोध लगता है कि डीपली है, हाँ, तो आप खुद ब खुद उनके साथ जुड़ोगे, आपको धकेलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये कोई आपका एग्जाम नहीं है जिसमें आप फोर्स लगा के पुश करके आगे बढ़ो। सही है, ये अध्यात्म है और इसको अपनी मर्जी से चलने दो जी। जो भी आप खुद, आपकी इच्छा आपकी से आप आगे बढ़ोगे, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जो भी आप रिलेट करते हो उनसे आगे बढ़िए। दूसरी चीज ये आता है यार कि बिना तंत्र के कोई गुरु नहीं होता। अब तंत्र का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि तंत्र मतलब कि वो जो कुछ कर सकता है, अगर से किसी के पास नॉलेज है तो वो गुरु नहीं है, वो एक संत है, कोमल संत है। तंत्र यानी होना चाहिए कि उसे कुछ तंत्र बनाते आते हो, उसे किस तंत्र आते हो। अगर से कोई गुरु किसी जगह को प्रतिष्ठित करने में बहुत माहिर होता है, बिना तंत्र के कोई गुरु नहीं हो सकता। साधु संत से आप लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें में अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर से विशाल संभावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो, विशाल संभावनाएं, अपने जीवन को एक विशाल संभावना बनाना चाहते हो, तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। संत एक आपको एरा दे सकता है, वो आपको बातें सुना सकता है संत, और वो समझा सकता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए। लेकिन असली गुरु वही होता है जिसके पास तंत्र है। तो तंत्र का बेसिक मतलब एक लाइन में अगर बोलना चाहो तो क्या वो चीज है? तंत्र क्या है? तंत्र मतलब तंत्र इज समथिंग लाइक दैट कि टू सेटिंग समथिंग, कि चीज को स्थापित करना। तंत्र बहुत अलग अलग तरीके, जैसे आप तंत्र बोलते हैं, ओकाल्ट साइंस बोलते हैं। ओकाल्ट साइंस यानी कोई तांत्रिक विद्या कोई मरे हुए इंसान को कुछ टाइम के लिए जिंदा कर देता है। या ऐसे भी घटनाएं हुई है कि किसी ने अपने शरीर को त्याग करके उस अपने शरीर को एक बाज के शरीर में डाल दिया। तो इसे थोड़ा ओकाल्ट साइंस मैंने आज तक रियलिटी में होता कभी नहीं देखा, इसलिए मैं अभी इस पे थोड़ा विश्वास थोड़ा कम करता हूँ मैं। हाँ, तो इसको तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन ऐसा मानना है, लोगों का बोलना है कि ऐसी चीजें हुई है। लेकिन जो हुआ है उस पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। जैसे आप तंत्र के माध्यम से ही आप अपने आप के अंदर चक्रों को जगा सकते हो। अपने चक्र जो होते हैं 114 चक्र होते हैं पूरे शरीर के अंदर। 114? हाँ, 114 होते हैं, 2 बाहर होते हैं और 112 अंदर होते हैं। 112 अंदर होते हैं और 2 बाहर होते हैं। हाँ। तो वो अपने तंत्र के माध्यम से ही तुम पूरे अपनी चक्रों को जगा सकते हो। तो जैसे कि हमने इन चक्रों को जगा लिया, तो जैसे कि कुछ भी हम कुछ करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। हाँ। तो जैसे कि अगर हमने इन चक्रों को जगा लिया तो हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? आपका बोध बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। आप जैसे जैसे चक्र खोलते चले जाते हो ना, आप एक चमत्कारिक प्राणी बनते चले जाते हो, एक चमत्कारी इंसान बनते चले जाते हो। अपने YouTube चैनल का एक बार नाम बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। सो यार, अभी तो जो हमारे चैनल का नाम है वो है बंदे यूट्यूबप्रेन्योर है। वहाँ आप में वो कमेंट कर सकते हो और वहाँ मैं उसका रिप्लाई करूँगा। उसके साथ आप मुझे अंकित सलामे इंस्टाग्राम ID पर भी फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पे भी आप अंकित सलामे से ही मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कैसा लगा,
और ये हमारी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, तो जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें छोटा भाई समझ करके। और अब हम आगे आने वाले कई सारे स्टूडेंट से मिलेंगे, कई सारे स्टूडेंट से मैं आपको मिलाऊंगा जिनकी अलग अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल है और हर एक बात को करने के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो ऐसी इंस्पिरेशन और ऐसी लर्निंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे अंकित सर ने अभी आपको चैनल रिकमेंड करे थे, 3 चैनल अभी रिकमेंड करे थे, 5 चैनल रिकमेंड करे थे, उन पे भी जाके विजिट करिए, काफ़ी लर्निंग्स वहाँ से भी सीखने को मिलती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने उन्हें पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद।